दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुंदरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मूल कर्तव्य। और यकीन मानिए कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एग्जाम में। तो मैंने कोशिश किया है कि सारे फैक्ट पे हम डिस्कस करें यहाँ पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, मूल कर्तव्य। तो कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटीज। मतलब भारत के संविधान में नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए कुछ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। अब देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था, मतलब 1950 में 26 जनवरी भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस समय पे जो मूल कर्तव्य हैं वो भारत के संविधान में उसका अस्तित्व नहीं था। मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। और इसे स्थान कहाँ पे दिया गया है? इसे स्थान दिया गया है संविधान में भाग 4 का में इसे स्थान दिया गया है। मतलब कि संविधान संशोधन करके, 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया है। और भाग 4 का में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का। मतलब इस पूरे भाग 4 का में केवल एक ही अनुच्छेद जोड़ा गया है, 51 का। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 51 का में कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और उन्हीं कर्तव्यों को आज हम यहाँ पे पूरा एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इन फैक्ट को देख लेते हैं कि कैसे ये फैक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और किस भाग में है ये भाग 4 का में है। तो इसको विशेष कर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से जब कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है? देखिए, अगर आपने नीति निदेशक तत्व पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि चार भाग 4 क्या कहता है, या भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है। और अगर आपने इसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया है। तो आप पहले उसको देखिएगा कि भाग 4 क्या है। तो यहाँ से क्या है, देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, अगर हमें ये दोनों चीजें क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन होना बनता ही है। क्योंकि देखिए, भाग 4 जो नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या करता है और भाग 4 का जो मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है, दोनों में अलग अलग हैं। दोनों में अगर अंतर की बात की जाए, दोनों अलग हैं। तो इसको क्लियर करके चलिएगा कि भाग 4 क्या है। भाग 4 है नीति निदेशक तत्व, और भाग 4 का क्या है? वो है मूल कर्तव्य। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में या भाग 4 का में जोड़ा गया है? तो देखिए, एक समिति गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो हालांकि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, ये पूरा संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। और इसी सिफारिश पर, मतलब इसी संशोधन पे उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने लगभग 8 ऐसे सुझाव दिए थे मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि समिति ने कितने सुझाव दिए थे? सुझाव दिए थे इन्होंने 8। मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सुझाव दिए थे मूल कर्तव्यों को लेकर कि संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। लेकिन संसद ने कितने मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा? संसद ने पहली बार, मतलब प्रारंभ में, जब 1976 में इसको शामिल किया गया था, तो प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार
कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने सुझाव दिए थे। तो सुझाव अगर पूछता है तो 8 हमें आंसर करके आना है। और अगर ये पूछा जाता है कि प्रारंभ में कितने कर्तव्यों को शामिल किया गया था मूल कर्तव्य में, तो प्रारंभ में शामिल किया गया था 10 मूल कर्तव्यों को। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में कितनी संख्या है, वर्तमान में संख्या है 11। तो ये 3 फैक्ट हैं आप सभी के लिए, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और भविष्य में भी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा, अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि कितने कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, तो हमें आंसर करना है 11। और अगर पूछा जाता है कि प्रारंभ में, या पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 10 मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। और अगर सुझाव की बात की जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था या बात कही थी, तो याद रखिएगा 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात उन्होंने कही थी या उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया ये पूछा जा सकता है कि जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था हमारे भारत के संविधान में, तो किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर या किस संविधान से लिया गया है इसे मूल कर्तव्यों को, तो याद रखिएगा सोवियत संघ से लिया गया था। तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सोवियत संघ का मतलब रूस से है। तो अब आपके पेपर में आपको ये चीज ध्यान देना है, अगर आपके जो ऑप्शन है आपका वहां पर, तो अगर सोवियत संघ लिखा हुआ है तो आपको सोवियत संघ आंसर करना है, और अगर रूस लिखा हुआ है तो आपको रूस आंसर करना है, क्योंकि जो मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ या आज के रूस हम कहें उसके संविधान से प्रेरित होकर ही भारत के संविधान में उसको जगह दी गई है वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इनको हमको देखकर चलना है, ध्यान में रखकर चलना है। अब देखिए, इसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। मतलब कि प्रारंभ में जब 10 थे तो 11वां कब जोड़ा गया, ये भी एक बहुत बढ़िया फैक्ट है। तो 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ये भी एक बहुत बढ़िया फैक्ट है कि मूल कर्तव्यों में मतलब कि भाग 4 में जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। किस वर्ष जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीवियस ईयर में कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। इसके बाद चलिए हम बारी बारी से उन सभी 11 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको हम समझते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला मूल कर्तव्य हमारा है वो क्या कहता है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब हमारा पहला क्या कर्तव्य है, हमें संविधान का पालन करना है। तो जैसा कि हम सभी करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान में जितनी भी बातें लिखी गई हैं हम उन सभी का आदर करते हैं, उनका हम पालन करते हैं। तो संविधान का पालन करना है और उनके आदर्शों, आदर्श का मतलब संविधान में कौन कौन से आदर्श दिए गए हैं। अगर आप प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र की हम बात करें, स्वतंत्रता की हम बात करें, तो ये सब क्या है, ये आदर्श हैं। किसके आदर्श हैं, संविधान के आदर्श हैं। हमें उनका क्या करना चाहिए, उन सभी आदर्शों का हमें क्या करना है, पालन करना है। इसके बाद संस्थाएं, संस्थाएं का मतलब कौन सी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। अब देखिए संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, मैं आपको ये बताता हूं। तो देखिए संविधान के द्वारा जिनकी स्थापना होती है वो संस्थाएं क्या कहलाती हैं, संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। मतलब उन्हें ऐसी संस्थाएं हमारे देश में हैं जिनको शक्ति और कर्तव्य कहाँ से मिले हैं, संविधान के माध्यम से मिले हैं। और मान लीजिए कि यदि उन संस्थाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाएगा तो किसके आधार पर किया जाएगा, उस संविधान में संशोधन करके किया जाएगा।
तो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग जैसा हो गया, ये एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग या लोक सेवा आयोग, ये सभी क्या है, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना संविधान के माध्यम से हुई है, और जिनको शक्ति किससे मिलती है, जिनको शक्ति हमारे भारत के संविधान से मिलती है। तो ऐसी संस्थाओं का हमें क्या करना है, ऐसी संस्थाओं का हमें आदर करना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना चाहिए। ये बात हमें कहाँ कही गई है, हमारा ये मौलिक कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है ये हमारे भाग 4 का। इसके बाद दूसरा क्या कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। अब देखिए, स्वतंत्रता के लिए जितने भी उच्च आदर्श थे, जैसे सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता और देशभक्ति, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे आदर्श हैं जिनके बल पे हमें आजादी मिली है, भारत को आजादी मिली है। तो हमें उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, उन्हें हमें आदर करना चाहिए उन सभी का, ताकि हम वापस से जो हमारी स्वतंत्रता है वो छीन ना जाए। इसके बाद जो तीसरा कर्तव्य है वो क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अब देखिए, प्रभुता का मतलब क्या होता है, प्रभुता का मतलब होता है भारत की स्वतंत्रता से है, मतलब हमें भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, उसकी एकता की रक्षा करना। अब एकता का मतलब, जैसे देखिए हमारे भारत में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग वर्ग के लोग रहते हैं, हमारी संस्कृति भी अलग अलग है। तो उन सभी में एक मतलब एकता का भाव होना चाहिए। मतलब हमें हमारी जो भी संस्कृति है और हमारे जो भी धर्म है, उन सभी से परे हमें एकता के सूत्र में रहना चाहिए, ताकि हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमारी स्वतंत्रता कायम रह सके। इसके बाद में अखंडता का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए भौतिक अखंडता से है, भौतिक खंडता से है। देखिए, हमारे जो भारत की सीमाएं हैं, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे भारत की जो सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो हमें क्या करना है, भारत की सुरक्षा के लिए सीमाओं की भी रक्षा हमें करनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो चौथा कर्तव्य है वो क्या है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देखिए, देश की रक्षा करने का मतलब क्या होता है, देखिए हमें देश की रक्षा करनी है, बाहरी आक्रमण से करनी है, आंतरिक जो हिंसा होती है हमें उससे भी अपने देश की रक्षा करनी है। तो इस तरह के जो मामले हैं उनसे हमें क्या करना है, अपने देश की रक्षा करनी, ताकि हमारी एकता बनी रहे। और इसके अलावा मान लीजिए कि कभी आवश्यकता पड़ती है सरकार को कि वो हमें देश के हित में, अगर मान लीजिए बाहरी आक्रमण हो रहा है या इस प्रकार की कुछ गतिविधियां हो रही हैं, अहिंसा हो रही है, तो अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो आवाहन किए जाने पर, बुलाए जाने पर हमें राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित होना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। और यह हमारा कौन सा कर्तव्य है, यह हमारा मूल कर्तव्य का चौथा ऐसा कर्तव्य है जिसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमें समर्पित होना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। अब देखिए, अगर आप इनको लिंक करके पढ़ेंगे आपस में तो आपको इसको याद रखने में काफी आसानी होगी। अब देखिए, जैसा पहला और आप दूसरा देखिए, पहला कर्तव्य और दूसरा कर्तव्य देखिए, ये आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, एक दूसरे में इनमें समानता है। तो जैसे इसमें संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, इसी से सिमिलरिटी मिलता जुलता ये आपका दूसरा जो ये कर्तव्य है, ये क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तो अगर इनको लिंक करके हम चलें तो इनको हम समझने में, हमको याद रखने में काफी आसान होंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्र गान का आदर किस कर्तव्य में कहा गया है, या राष्ट्रध्वज के आदर करने के बाद किस कर्तव्य में है, किस मूल कर्तव्य में है, तो याद रखना होगा कि पहला ही मूल कर्तव्य है हमारा। इसके अलावा दूसरा पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की बात किस मूल कर्तव्य में कही गई है, तो ये कही गई है हमारे दूसरे मूल कर्तव्य में। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना है, ताकि अगर इनके बीच से भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो हम आसानी से उनको सॉल्व कर सकें।
इसके बाद चलिए पांचवा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो देखते हैं। लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग दें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। मतलब लोगों में समरसता, समरसता का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे देश में अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है हमारा, वो क्या है, अलग अलग है। हमें क्या करना है, उन सभी के बावजूद भी हमें क्या करना है, एकता आपस में रखनी है, भाईचारे का हमें जो भाईचारा हमें निभाना है। ताकि हमें हमें क्या करना, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि हमारी जो भाईचारे की भावना है वो विकसित हो हमारे अंदर, और हम अपने देश की जो एकता है उसको हम बनाए रख सकें। इसके बाद कुछ ऐसी प्रथाएं थी, अब हमारे देश में या कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उन्हें भी हमें क्या करना है, उन्हें त्याग देना है। मतलब स्त्रियों को गौरवपूर्ण जीवन मिल सके, उन्हें सम्मान मिल सके, हमें ऐसे कदम उठाने हैं। उनके सम्मान के विपरीत अगर कुछ प्रथाएं चल रही हैं तो उन सभी प्रथाओं को हमें त्यागना है। ये बात कही गई है हमारे पांचवें मौलिक कर्तव्य में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्त्रियों के सम्मान की बात किस मौलिक कर्तव्य में कही गई है। तो याद रखिएगा कि पांचवें मौलिक कर्तव्य में इसकी कही गई है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भ्रातृत्व की भावना का विकास किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। तो ये पांचवें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। अब देखिए, आप इनके जो ऑर्डर हैं, इसके जो क्रम है, मतलब अगर हम इसके क्रम की बात करें तो इसका हम क्रम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा संविधान में लिखा गया है हमको सेम वैसा ही क्रम अपने हमको याद करना होगा कि पहले मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है, दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है। इस तरह से जितने भी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो हर एक में क्या क्या बातें कही गई हैं और उसका क्रम क्या है, ये भी याद रखना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद जो छठा हमारा कर्तव्य है वो क्या है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हमें लिंक करके पढ़ना है, तो अब आप यहाँ पे पांचवा और छठा जवाब देखेंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं आपसी समानता है इन दोनों कर्तव्यों में। इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है कंपोजिट कल्चर। मतलब हम, जैसा अभी मैंने बोला, हमारे यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों धर्म हैं, और हमारे जो कल्चर हैं वो अलग अलग हैं। उन सब के बावजूद भी, उन सबको परे रखते हुए भी हमें क्या करना है, हमें भाईचारे की जो भावना है उसको रखना है, हमें एकता के सूत्र में बंधे रहना है। इसके बाद में जो हमारी परंपराएं हैं, मतलब जितने भी हमारी प्राचीन जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, तो हमें क्या करते हैं, क्या करना है, हमें उन परंपराओं को भी उनका भी मान रखना है। और कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं हमारे समाज में जो गलत परंपराएं हैं, उन्हें क्या करना है, हमें त्यागना है। तो कुछ ये बात हमारे इसमें कही गई है, इनके महत्व को समझना है और उनका आदर करना है, उनका परिरक्षण करना है। तो परिरक्षण करने का मतलब यही होता है कि अगर समाज में कुछ गलत परंपराएं हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सुधारना है, और सुधार करके उन्हें हमें आगे लेके जाना है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये हमारा जो कर्तव्य है, हमारा छठा कर्तव्य, ये हमें सिखाता है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए 5 हैं उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे कर्तव्य हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो ये हैं हमारे बाकी के 5 कर्तव्य। तो इसमें देखिए, सातवां जो कर्तव्य है वो क्या कहता है, इसमें कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करें। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब जैसे इसमें वन आ जाते हैं, इसमें नदियां हैं, झील, और इसमें झरने शामिल हो जाते हैं। तो मतलब इनकी हमें क्या करना है, इनका हमें रक्षा करना है, इनके अस्तित्व को हमें समाप्त होने से बचाना है, और इनका हमें संवर्धन करना है। और हम संवर्धन कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर हम वृक्षारोपण करें तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, संतुलित होगा। हमारे पर्यावरण में मतलब कि जो हमारे वातावरण है उसे हमें कुल मिला के बचा कर चलना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य कहलाता है। और इसमें आगे क्या लिखा है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन सभी का हमें क्या करना है, उन सभी के प्रति हमें दया का भाव रखना है,
और उनका अस्तित्व भी हमें समाप्त होने से बचाना है। ये हमारा जो मूल कर्तव्य है, हमारा 7वां कर्तव्य हमें ये कहता है। इसके बाद जो हमारा 8वां कर्तव्य है वो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि देखिए, हम किसी भी बात को केवल सुनने मात्र से हमें उसे ये मानना नहीं चाहिए, मतलब हमें अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में मानववाद का मतलब क्या है? मानववाद का मतलब है कि हमें मानवता की रक्षा करना है, उसके हित में हमें काम करने हैं, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना में विकास करना है। ज्ञानार्जन करना, ज्ञानार्जन का मतलब हमें अपने जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करना है, और कुछ ऐसे सुधार करने हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कुप्रथाएं हमारे समाज में हैं जिन पर हमें सुधार करते चलना है, और अपने समाज का हमें निरंतर विकास करना है। तो ये हमारा 8वां दायित्व है, 8वां मूल कर्तव्य है हमारा। इसके बाद जो 9वां कर्तव्य है वो क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहें। तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की हमें क्या करना है? रक्षा करना है। मतलब हमें जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे बसेस हो गई, रेलवेज हो गया, या स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या हॉस्पिटल्स हो गए, और वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारी स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक स्मारकें हैं, तो इन सभी की हमें क्या करना है? इन सभी की हमें रक्षा करना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी रक्षा करें, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद इसमें कहा गया हिंसा से दूर रहना। मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपने हित के लिए हिंसा में उतर आते हैं, तो हमें क्या कहा गया है कि हमें हिंसा से दूर रहना है। हमें मतलब ऐसे कदम नहीं उठाने हैं अपने हित के लिए जिससे हिंसा हो और देश का जो माहौल है वो बिगड़े। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें हिंसा से दूर रहना है। इसके बाद देखिए, 10वां हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना है। मतलब आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आप कोशिश करिए। अगर आप व्यक्तिगत किसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना व्यक्तिगत विकास करें, अपने क्षेत्र में नए नए तरीके सीखें उन्नति के। और अगर आप सामूहिक रूप से किसी काम में कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करिए? उसकी उन्नति के लिए नए नए तरीके आप सीखिए, उनको उन पे आप हमेशा ये प्रयास करिए कि नए कदम आप उठाइए उन्नति की ओर। इससे होगा क्या? इससे देखिए, आप जब हम सभी अगर छोटे छोटे कदम उठाएंगे अपनी उन्नति के लिए सामूहिक रूप से, या हम व्यक्तिगत, तो हम क्या करेंगे? अपनी उन्नति के साथ में हम अपने देश की उन्नति भी करेंगे, और ताकि हमारे देश नई उपलब्धियों को की ऊंचाइयों को छुए। तो ये हमारा कर्तव्य है, 10वां हमारा कर्तव्य है ये, कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने उन्नति के लिए कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे अभिभावक, हमारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उनको शिक्षा के अवसर उनके लिए उपलब्ध करवाएं। अब अगर मैं आपको मौलिक अधिकारों की बात करूं, तो आपको याद होगा, अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ा है तो आपको याद होगा कि 21A में जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार भी है। और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसमें उसमें शिक्षा के अधिकार को भी इसमें जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में, और उसमें 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है उसको भी जोड़ा गया है। तो दोनों जगह ये बातें कही गई हैं कि शिक्षा का अधिकार 21A में है, और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है, मतलब कि उनके अवसर की बात अगर कहीं, तो वो किस में है? वो मूल कर्तव्य में है, मूल कर्तव्य 11 में है। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम शिक्षा का अधिकार की हम बात करें कि शिक्षा का अधिकार किसमें है, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है हमारा, और ये है 21A में है, अनुच्छेद 21A में है। और अगर हम बात करें कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात अगर कही गई है, तो वो किसमें है? वो मूल कर्तव्य में है।
तो इनको हमको यहाँ से हमें कंफ्यूजन अगर होगा तो इनको क्लियर करके चलना है। और ये जोड़ा किस में गया है मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे 11 हमारे जो मूल कर्तव्य हैं। हमने बारी बारी से इनको डिस्कस किया है और हमने संभावनाएं देखी हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको स्पष्ट तरीके से आप तैयार करिएगा और जितने भी कंफ्यूजन अगर आपको बनते हैं तो उन्हें आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। जो एक जैसी चीजें हैं उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करिए और कंपेयर करिए कि कौन सी चीज, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया कि 21A में क्या कहा गया, 21A में शिक्षा का अधिकार है और मूल कर्तव्य 11 कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए कई बार हम पढ़ते तो हैं, स्टार्टिंग की चीजें हम पढ़ लेते हैं क्योंकि 6 से 14 वर्ष यहाँ पर भी कहा गया है मूल कर्तव्यों पर भी, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य में भी मौलिक अधिकार में भी कहा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का डाउट रहता है तो आप क्या करें कि आप दो पार्ट में दोनों चीजों को, एक समान चीजों को, जो सिमिलरिटी है हमारे पॉलिटी में जितने भी टॉपिक हैं उनमें जो भी सिमिलरिटीज हैं उनको आप दो पार्ट में अलग अलग लिखकर फिर उनको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उनपे जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो इस तरह के जो डाउट्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा तो पूरा है, हमें कहीं ना कहीं सुपरफिशियल तरीके से हमें याद रहता है कि हमने इन सभी चीजों को पढ़ा है, लेकिन जब एग्जैक्ट वर्ड की बात आ जाती है कि कोई एक वर्ड जो है वो हमें एग्जाम हॉल में जाने के बाद में वो कंफ्यूजन हमारा पूरा क्रिएट हो जाता है। तो दो हिस्सों में पढ़िए, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए तो बहुत ही आसानी से आप यकीन मानिए कि आप दोनों में अंतर ढूंढ पाएंगे और एग्जाम हॉल में अपना जो आंसर है वो सही कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 11 जो दायित्व थे, हमारे मूल कर्तव्य थे। तो हमने इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखिए इनके जो जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी तो इसमें क्या बात कही गई थी उस सिफारिश में, उसमें कहा गया था कि जितने भी हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको उनपे कानूनी दंड का प्रावधान भी रखे जाने का सुझाव दिया गया था। मतलब कि संसद को कुछ ऐसे सुझाव दिए थे स्वर्ण सिंह समिति ने कि अगर कोई भी व्यक्ति इन मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानता है, इनका अनुपालन करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। मतलब कानूनी बाध्यता उस पर रखने का की सिफारिश की थी। लेकिन जो हमारी संसद थी उन्होंने इस जो सिफारिश थी उसको नामंजूर किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विधिक जो बाध्यता है उससे दूर रखा गया है, उस तरह से जो मूल कर्तव्य हैं उनको भी हम कानूनी बाध्यता से, विधिक बाध्यता से हम दूर रखेंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों को का अनुपालन करता है, वो कोई व्यक्ति इनको नहीं मानता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान सरकार ने नहीं रखा है। हालांकि ये जितने भी दायित्व हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, इन सभी को हमें मानना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य होता है और ये हमारी ड्यूटीज हैं। और इसमें जितने भी 11 हमारे जो कर्तव्य हैं उनमें जो भी बात कही गई है बहुत ही साधारण सी बातें हैं, लेकिन अगर हम इसके महत्व को समझेंगे तो बहुत ही महत्व है इन सभी में। और ये हमारी नैतिक और हमारे समाज को हमारे उसकी उन्नति करने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं बहुत जरूरी हैं। ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। हमारे संविधान में कुछ इस तरह के जो कर्तव्य दिए गए हैं उनके आधार पर। तो इन्हीं दोनों टॉपिक से संबंधित कुछ टॉप 20 क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो ऐसे 20 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको वो मिल जाएंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें। इसी के साथ सुंदरम तथ्यदीप भी हमारा एक, हम पर डे इसको पोस्ट करते रहते हैं यूट्यूब पर।
तो आप वहां से भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।